हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 25 अगस्त 2020 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ कह रही है, किस राज्य की पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम या अभियान चला रही है। तो आप इमेज में देखकर समझ गए होंगे, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की इमेज है इसमें, और यह अभियान मध्य प्रदेश में ही चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस जो है वो कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान घरों में रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों की सहायता के लिए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चला रही है। इस पहल के तहत पुलिस के कर्मचारी बुजुर्गों की देखभाल के साथ साथ उन चिंताओं के संबंध में भी ध्यान रखेंगे जो उनके भोजन और स्वास्थ्य से संबंधित हैं। इस अभियान का आदर्श वाक्य देशभक्ति जन सेवा है। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, हरित पथ नामक मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो पथ मतलब रास्ता, यानी कि परिवहन से ही रिलेटेड होगा, और यह लॉन्च किया है माननीय नितिन गडकरी जी ने, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के हेड हैं। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की सहायता से हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है। इस ऐप का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किया जाएगा। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, केंद्र सरकार द्वारा भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह न्यूज़ हमने आपको कल भी बताई थी। नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव कुमार जी को। राजीव कुमार को केंद्र सरकार द्वारा भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अशोक लवासा का प्रभार ग्रहण करेंगे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। साथ ही साथ एशियाई विकास बैंक में इनके उपाध्यक्ष के रूप में भी शामिल होंगे। राजीव कुमार जी जो हैं वो 1984 बैच के झारखंड कैडर के एक IAS अधिकारी हैं और जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में नामित। याद रखिएगा, क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए यह न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है, सुप्रीम कोर्ट के जिस पूर्व जस्टिस ने हाल ही में फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद की शपथ ली है। तो फिजी आपको पता होगा, साउथ अमेरिका ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास साउथ अमेरिका की तरफ जब आप बढ़ेंगे तब आपको फिजी एक छोटा सा आइलैंड देश मिलेगा। यानी ये ऑस्ट्रेलिया के पास है और साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। याद रखने के लिए याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के पास पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा आइलैंड देश फिजी। यहीं पर नए न्यायाधीश बनाए गए हैं मदन बी लोकुर जी। जस्टिस मदन बी लोकुर जी जो है वो पूर्व न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, जिनका जन्म 31 दिसंबर 1953 को हुआ था। इनके पिता जस्टिस भीम जी एन लोकुर हैं और इनकी शिक्षा जो है हिस्ट्री से ऑनर्स किया है इन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से, और साथ ही साथ लॉ पढ़ा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इन्हें फिजी के सर्वोच्च न्यायालय की अप्रवासी समिति के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है। फिजी हमने आपको लोकेशन बता दी है, याद रखने में आसानी होगी। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पैसिफिक ओशन में जब आप बढ़ते हैं साउथ अमेरिका की तरफ, तब एक छोटा सा आइलैंड देश पड़ता है फिजी, न्यूजीलैंड के पास। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखते हैं, मनिका बत्रा जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो मनिका बत्रा ही नहीं, 5 लोग हैं जिनका नाम आपको याद रखना है यहाँ पर। पहले हैं रोहित शर्मा जो क्रिकेट से संबंधित हैं, दूसरे मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस से संबंधित हैं, इसके बाद मरियप्पन टी जो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं, और विनेश फोगाट जो रेसलिंग से हैं, और आखिरी रानी रामपाल जो हॉकी से संबंधित हैं। इन सभी खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 27 और खिलाड़ियों को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
राष्ट्रीय खेल दिवस पर 29 अगस्त को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब है? 29 अगस्त को, तब इन्हें यह सम्मान दिया जाएगा या सौंपा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 की रैंकिंग में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है डेनमार्क ने। डेनमार्क कहाँ है आपको पता होगा, एक बार वर्ल्ड मैप में देख लीजिए। यूरोप में जब आप फ्रांस के नॉर्थ में जाएंगे तो आपको छोटा सा देश मिलेगा बेल्जियम, लग्जमबर्ग, और उसी के नॉर्थ में देश है एक छोटा सा डेनमार्क, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर DEN लिखा हुआ है। जर्मनी के नॉर्थ में और स्वीडन के साउथ में, यूके के पास एक छोटा सा देश है डेनमार्क, जो फर्स्ट रैंक लाया है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 की रैंकिंग में। यह रैंकिंग जो है 5 स्तरों पर की जाती है। 5 चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। पहली इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। इसमें अगर हम भारत का स्थान देखें तो भारत का स्थान जो है आउट ऑफ 85 57 नंबर पर है, जिसमें इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में भारत की रैंकिंग 9 है। इंटरनेट क्वालिटी में 78 है, यानी इंटरनेट अफोर्डेबल तो है, सबके पास है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत की स्थिति बहुत ख़राब है। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में भी एवरेज है, और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट में भारत की स्थिति कुछ हद तक अच्छी है। पूरी न्यूज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया ऑक्यूपाइज 79th प्लेस ओवरऑल, रैंकिंग बिलो कंट्रीज इंक्लूडिंग ग्वाटेमाला एंड श्रीलंका। श्रीलंका से भी नीचे स्थान पर है और ओवरऑल 79th प्लेस पर है। इंडिया मेक्स इट इनटू द टॉप 10 इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, यानी इंटरनेट अफोर्डेबल तो है यहाँ पर, इतना सस्ता है कि सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तो टॉप 10 में आता है इंडिया with a ranking of 9. It outperforms countries such as UK and US and China. Additionally, when it comes to e-government, India occupies the 15th place globally, just below countries like New Zealand and Italy. यानी ई गवर्नेंस में भी देश जो है काफ़ी अच्छी पायदान पर है। However, overall 78th position, India's internet quality is one of the lowest across 85 कंट्रीज एनालाइज्ड इन द रिसर्च। इंटरनेट क्वालिटी अगर थोड़ी सी और अच्छी हो जाए, और वो तभी अच्छी हो सकती है जब एक से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर बेटर कंडीशन में होंगे। जब से जियो आया है तब से बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। केवल एयरटेल, वोडाफोन ही का नाम सुनाई देता है जो अच्छी स्पीड दे रहे हैं। यानी कि जब कंपटीशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है चीज़ की क्वालिटी गिरने लगती है। इसके अलावा अगर हम समझें इस न्यूज़ को इस तरह से कि ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्फशार्क ने, ये वो कंपनी है जो वैश्विक अनुसंधान डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण जारी किए हैं, और इसमें डेनमार्क को 0.79 अंकों के साथ पहले स्थान पर रखा गया है, जबकि भारत 0.5 सूचकांक अंकों के साथ 85 देशों में 57th प्लेस पर है। DQL सूचकांक 2020 में 5 प्रमुख स्तंभों के संदर्भ में 6.3 बिलियन लोगों या वैश्विक आबादी का लगभग 81% शामिल किया गया है, जो जीवन की डिजिटल गुणवत्ता, इंटरनेट की क्षमता, इंटरनेट की गुणवत्ता, इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक सरकार को परिभाषित करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 79th प्लेस। कंफ्यूज ना होइएगा स्टूडेंट, जो 79th प्लेस है वो इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जो ओवरऑल प्लेस है वो 57th है। ठीक है, 85 देशों में 57 नंबर पर इंडिया है ओवरऑल। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है किस देश के साथ भारत ने निशस्त्रीकरण और परमाणु हथियार अप्रसार यानी रोकने के क्षेत्र पर आभासी विचार विमर्श किया है। तो यह किया गया है दक्षिण कोरिया के साथ में। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, भारत ने निशस्त्रीकरण और दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु हथियार अप्रसार क्षेत्र पर आभासी विचार विमर्श किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव इंद्रमणि पांडे जी ने की। दोनों पक्षों ने वैश्विक घटनाक्रमों और निशस्त्रीकरण का तथा परमाणु हथियार अप्रसार क्षेत्र के आपसी हितों के मुद्दों पर विचारों का।
वे अपनी फलदायक चर्चाओं से निपटने और इसे सफल बनाने और भविष्य की तारीख पर परामर्श के अगले दौर को आयोजित करने के लिए भी सहमत हुए हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ इससे क्या बन सकती है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट मून जाइन जी हैं, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। बुंदेलखंड की समस्या अभी से नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से दशकों पुरानी समस्या है ये, और इसके लिए अब इजराइल के साथ एक एलियांस या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गई है। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बस यही बन सकता है कि इजराइल के हेड कौन है, तो नेतन्याहू जी हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, इमेज में देख पा रहे हैं आप। इसके बाद अगली न्यूज़ है हमारी, फ्रांसिस्को पशुए किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो फ्रांसिस्को पशुए जी इक्वेटोरियल गिनी के गुयाना के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इक्वेटोरियल गियाना, जैसा आप देख पा रहे होंगे इमेज में, साउथ अफ्रीका में जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या सेंट्रल अफ्रीका है उसके पास एक छोटा सा देश पड़ता है इक्वेटोरियल गुयाना। इक्वेटोरियल गुयाना नाइजीरिया के साउथ में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के वेस्ट में एक छोटा सा देश है इक्वेटोरियल गुयाना। वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांसिस्को पशुए जी। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले इनके बारे में कुछ देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। फ्रांसिस्को पशुए जी का पूरा नाम जो है वो फ्रांसिस्को पास्कल इएगुए ओबामा पशुए है। इतना बड़ा नाम है इनका, फिर से सुन लीजिए एक बार, फ्रांसिस्को पास्कल इएगुए ओबामा पशुए। इनको लगातार तीसरी बार इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले पशुए सरकार ने 14 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति की आलोचना के बाद राष्ट्रपति तेओडोरो ओबियांग को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए सरकार को भंग भी कर दिया गया था। फ्रांसिस्को पशुए को पहली बार 23 जून 2016 में इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इक्वेटोरियल गिनी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यह एक अफ्रीकी तेल उत्पादक देश है जो कोविड-19 महामारी और कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के कारण दोहरा आर्थिक संकट झेल रहा है। यह देश जो है वह अपने राजस्व का 3/4 तेल से ही प्राप्त करता है, जो नहीं मिल पा रहा था कोविड-19 के चलते। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार 2020 में देश की अर्थव्यवस्था 5.5% तक निगेटिव रहने की उम्मीद है, यानी 5.5 निगेटिव में रहने की उम्मीद है। अब अगर हम इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य के राष्ट्रपति अभी हमने आपको बताया कौन है, तेओडोरो ओबियांग जी। और इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य की राजधानी क्या है, मालाबो, कैपिटल क्या है, मालाबो। और आखिरी पॉइंट जो इससे बनता है वो है इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य की मुद्रा क्या है। तो इस गणराज्य की मुद्रा जो है वो मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक है, मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। तो इतने ही सारे पॉइंट बन रहे थे इससे इक्वेटोरियल गिनी से। राज्य बहुत छोटा सा है। और ये याद रखिएगा कि ये जो प्रधानमंत्री हैं ये लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, यह भारत से ही जुड़ा हुआ है कि भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने सरल सूचकांक SARAL इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो सरल इंडेक्स में फर्स्ट रैंकिंग आई है कर्नाटका की। क्या है सरल इंडेक्स, इसके बारे में भी देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि सेकंड प्लेस तेलंगाना, थर्ड प्लेस गुजरात, फोर्थ आंध्र प्रदेश, फिफ्थ राजस्थान, सिक्स्थ मध्य प्रदेश, सेवन्थ दिल्ली, एट्थ पंजाब, नाइन्थ महाराष्ट्र और टॉप 10 में शामिल होने वाला अगला राज्य तमिलनाडु है। लेकिन जो आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, वो लगभग 27 या 28 पॉइंट का दिख रहा है। इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE
has launched the State Rooftop Solar Attractiveness Index। सरल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। It is the first of its kind index to provide a comprehensive overview of state-level measures adopted to facilitate rooftop solar deployment। यानी ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है रैंकिंग, कौन कितना ज़्यादा सोलर एनर्जी या रूफटॉप सोलर डिप्लॉयमेंट फैसिलिटेट कर रहा है उससे रिलेटेड। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट वुड क्रिएट अ मोर conducive environment for solar rooftop installation and also encourage investment and lead to the accelerated growth of the sector by creating healthy competition among the state। और ये थे आज की आपकी टॉप 10 करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई खबरें। और इसके बाद देखते हैं आज 25 अगस्त को कौन सा इंपॉर्टेंट डे होता है। तो 25 अगस्त को उरुग्वे का इंडिपेंडेंस डे होता है। उरुग्वे एक छोटा सा देश है, इसकी लोकेशन देख लीजिए। उरुग्वे एक छोटा सा देश है ब्राज़ील के साउथ में, साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आपको बड़ा सा देश दिख रहा है ये ब्राज़ील है, और इसके साउथ में छोटा सा रेड कलर का देश उरुग्वे। तो ये आपका देश है जिसका इंडिपेंडेंस डे 25 अगस्त को होता है। इसके बाद जो अगला दिन आपका मनाया जाता है वो भी अमेरिका से ही रिलेटेड है, और अमेरिका में आज के दिन 25 अगस्त को नेशनल सेकेंड हैंड वार्डरोब डे मनाया जाता है। वार्डरोब डे ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कपड़े खरीदते हैं और थोड़े दिन पहनने के बाद उन्हें या तो फेंक देते हैं या इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। तो इसे ही कहा जाता है सेकेंड हैंड वार्डरोब, और इसको या तो किसी को दे दिया जाए या फिर सेकेंड हैंड कपड़ों को इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए ये दिन प्रमोट करता है या इसके लिए ये दिन जागरूकता फैलाता है, जिससे कि जो कपड़े हैं या जो हम लोग क्लोथिंग एक्सेसरीज इस्तेमाल करते हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने से बचाया जा सके। तो ये थे आपके आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कोई भी डाउट या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।